हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और हमारा ये देखेंगे आज के इस वीडियो में सेकंड चैप्टर, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में। जो सेकंड चैप्टर है वो है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम अलोन। ठीक है, तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? वह स्ट्रक्चर जिसको हम सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखकर एनालाइज कर सकते हैं, उसे कह देंगे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वह स्ट्रक्चर जिसको आप सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखकर एनालाइज नहीं कर सकते हैं, उसे कह देंगे इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या क्या इक्वेशन है अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर स्ट्रक्चर हमारा 2D प्लेनर है, 2D है और एक प्लेन में है, तो वहां पे तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा। एक एक्स डायरेक्शन में बैलेंस करेंगे फोर्स को, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो। एक वाई डायरेक्शन में आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो। और एक मोमेंट बैलेंस करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट इजकल टू जीरो। तीन इक्वेशन आएगा हमारा इन 2D प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर वही 3 डायमेंशनल स्पेस स्ट्रक्चर हो गया तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तीन आपका फोर्स हो गया एक्स वाई और जेड में, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ जेड इजकल टू जीरो। तीन तो हो गया फोर्स का बैलेंस। आपका तीन आ जाएगा मोमेंट बैलेंस, समेशन ऑफ एम एक्स जीरो, समेशन ऑफ एम वाई जीरो, समेशन ऑफ एम जेड जीरो। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर द वन विच कैन नॉट बी फाउंड बाय इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे? वह स्ट्रक्चर जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखकर सॉल्व नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, उसे बोलेंगे स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, मतलब डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है सिंपल इक्वेशन लिख के। तो उसका कोई दूसरा तरीका है, कंपैटिबिलिटी मेथड है, वो आगे देखेंगे। तो पहले निकालेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। क्या होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी? मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, मतलब उसको हम सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखकर एनालाइज नहीं कर सकते, तो किस डिग्री का है? ठीक है, डिग्री क्या होता है? तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैन बी टर्म्ड एज इक्वेशंस इन एडिशन टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली एनालाइज द स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्ट्रक्चर को, मान लीजिए कोई इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, उसको एनालाइज करना है, तो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितना इक्वेशन और चाहिए एडिशन में, एक्स्ट्रा चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए। मान लीजिए 2D प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो तीन तो आपका हो गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो, एफ जेड जीरो, एम जीरो। तो इसके अलावा और कितना इक्वेशन का रिक्वायरमेंट होगा टू फुल्ली एनालाइज दैट स्ट्रक्चर, एंड दैट एक्स्ट्रा नंबर इज नोन एज डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, तो डीएस क्या हो गया? नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इन द मेंबर और एट सपोर्ट। अननोन फोर्सेस मेंबर में या सपोर्ट में, माइनस इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर 2D स्ट्रक्चर है, एक प्लेन में है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और कितना टोटल आपका रिएक्शन है, मतलब सपोर्ट रिएक्शन हो सकता है मेंबर, मतलब कितना अननोन है। तो डीएस इक्वल टू क्या होगा? डी एस आई प्लस डी एस सी। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिनेसी को हमने बांटा है दो भागों में, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन अगर प्लेन में है, एक प्लेन में है, अगर सपोर्ट आपका फिक्स है, इस तरह से अगर फिक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन कब डेवलप होता है? जब डिफॉर्मेशन होना चाह रहा होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर, जो सपोर्ट है, वो रेसिस्ट करता है, उसको अलाउ नहीं करेगा डिफॉर्मेशन को। तो अलाउ नहीं करेगा तो क्या डेवलप करेगा? एक रिएक्शन डेवलप करेगा। तो एक रिएक्शन डेवलप करेगा तो आपका मान लीजिए सब जो आपका ये प्लेन है फिक्स्ड है, जो सपोर्ट है फिक्स्ड है, तो यहाँ पे ना एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, ना वाई में हो सकता है, ना ही बेंडिंग हो सकता है, ना ही रोटेट कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा? आर एक्स, आर वाई एंड एम जेड रिएक्शन, तीन रिएक्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, और अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो न डेल्टा एक्स होगा, ना ही डेल्टा वाई डेवलपमेंट डिफॉर्मेशन होगा, ना ही थीटा जेड होगा। तो तीन डिस्टेंस आएगा, तीन रिएक्शन आएगा। अगर स्ट्रक्चर का पिन है, तो पिन है मतलब इस तरह से अगर आपका है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई में डिस्टेंस होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस कारण से क्या होगा? रिएक्शन भी आर एक्स और आर वाई डेवलप होगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए सपोर्ट क्या है? रोलर सपोर्ट है, तो इन द केस ऑफ रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट है, तो एक्स में अलाउ है यहाँ पे मूवमेंट, डिफॉर्मेशन, उसका रोटेशन
अलाउ है, तो सिर्फ क्या है कि वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन अलाउड नहीं है, तो एक डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मना किया गया है, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन डेवलप होगा। क्लियर है? अगर हम बात करें स्पेस स्ट्रक्चर है, मतलब 3 डायमेंशनल है, तो उस केस में अगर फिक्स सपोर्ट है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऊपर देखा भी था आर एक्स, आर वाई, आर जेड और एम एक्स, एम वाई और एम जेड रिएक्शन। अगर पिन है तो इस केस में 3 रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और रोलर है तो यहाँ पे आर वाई रिएक्शन होगा। तो पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। ठीक है, डी एस ई ये क्या होगा, r-3 अगर प्लेनर है तो, और r-6 अगर स्पेस में है तो। तीन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल। तो इन केस ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर दैट इक्वेशन अवेलेबल इज 3, एंड इन केस ऑफ स्पेस स्ट्रक्चर दैट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल इज 6। क्लियर? अगर हम बात करें इंटरनल इनडिटर्मिनेसी की, तो इंटरनली स्ट्रक्चर में कितना इनडिटर्मिनेसी है, कितना अननोन फोर्सेस बच जाएगा। अगर ट्रस है और प्लेन है, तो उस केस में एम, यहाँ पे एम क्या हो गया, नंबर ऑफ मेंबर्स। जितना नंबर ऑफ मेंबर होगा, हम सभी को पता है ट्रस में क्या है, या तो सिर्फ एक्सियल फोर्स से डेवलप होता है, या टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। तो जितना मेंबर है उतना उसमें फोर्स डेवलप होगा। -2j-3। ठीक है, तो ये आपका हो गया, हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल होगा। एक ज्वाइंट पे क्या होता है, दो आपका होता है, तो 2j-3 हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पेस ट्रस है तो m इक्वल टू 3j-6 हो जाएगा। अगर रिजिड प्लेन फ्रेम है तो 3c, अगर रिजिड स्पेस फ्रेम है 6c। हाँ, तो j यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन केस ऑफ ट्रस, चाहे वो प्लेन हो या स्पेस हो। c क्या हो गया, नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ओपन कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए कुछ आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लोज, आपका एक लूप क्लोज दिख रहा है, तो एक कट अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर ओपन कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे c इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इस केस में 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 आ गया डिग्री ऑफ DSI, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटिग्रेसी। ठीक है, m हो गया नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर बात करें थोड़ा सिंप्लीफाइड फार्मूला ऑफ ds अगर निकाले, तो प्लेन ट्रेस में क्या होगा, ds टोटल, मतलब ds इक्वल टू क्या होगा, DSE प्लस DSI, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो अगर मिला देंगे तो m प्लस r -2j। उसका सिंपल याद रखिएगा, m क्या हो गया, नंबर ऑफ मेंबर, जितना मेंबर होगा उतना अननोन फोर्स होगा, प्लस r जितना रिएक्शन डेवलप होगा। तो ये क्या हो गया, अननोन फोर्सेस हो गया। 2j मतलब एक ज्वाइंट पे दो आपका इक्वेशन डेवलप होगा, इक्वेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा। तो जितना ज्वाइंट उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो m प्लस r माइनस 2j। अगर स्पेस ट्रस है तो m प्लस r माइनस 3j हो जाएगा। रिजिड प्लेन फ्रेम है तो 3m प्लस r माइनस 3j हो जाएगा। वही रिजिड स्पेस है तो 6m प्लस r माइनस 6j हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ट्रस स्टैटिक इंटिग्रेसी, तो ट्रस अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, एवरी ज्वाइंट है तो हिंज ज्वाइंट, तो हर ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, क्या होता है कि हिंज ज्वाइंट होता है। ठीक है, अब हिंज ज्वाइंट होने का मतलब हमने पढ़ा था कि हिंज ज्वाइंट पे क्या होगा, दो आपका रिएक्शन डेवलप होगा। तो इच ज्वाइंट हैज 2 नंबर ऑफ इक्वेशन इन केस ऑफ प्लेनर। अगर स्ट्रक्चर क्या है, एक प्लेन में है, तो हर ज्वाइंट, हर हिंज ज्वाइंट पे क्या होगा, 2 इक्वेशन डेवलप होगा। ठीक है, इंटरनल इनडिटर्मिनेसी शुड बी चेक्ड फॉर इंडिविजुअल लूप, और जो इंटरनल इनडिटर्मिनेसी है वो हम चेक करना पड़ेगा हमको इंडिविजुअल लूप के लिए। जैसे कि ये है, ये क्या है, अनस्टेबल है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा तब जाके स्टेबल होगा। ये क्या हो गया, ओवर डिजिट है, एक रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा है, इसको हटा भी देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, ऑल सपोर्ट रिएक्शन शुड नॉट बी पैरेलल एज मे लीड टू अनस्टेबिलिटी। सारा जो सपोर्ट रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे 2 सपोर्ट रिएक्शन आएगा, एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, और यहाँ पे ये आएगा, 3 आ गया। तो ये सब क्या है, पैरेलल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे रोलर सपोर्ट होता तो सिर्फ पैरेलल होता, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया पैरेलल कंडीशन, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ऑल सपोर्ट रिएक्शन शुड नॉट बी कंकरेंट एज मे लीड टू अनस्टेबिलिटी। जितना भी सपोर्ट रिएक्शन होगा वो क्या होना चाहिए, कंकरेंट नहीं होना चाहिए। कंकरेंट का मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट से पास नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये आप एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे पास करेगा, तो तीनों का तीनों रिएक्शन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब कंकरेंट है, मतलब स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, इफ ट्रस इज अनस्टेबल वी नेवर डिस्कस एसडी और एसआईडी। ठीक है, अगर ट्रेस अनस्टेबल है तो हम स्टैटिक डिटर्मिनेसी या स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अनस्टेबल हो गया तो काम ही खत्म है।
तो फिर स्टैटिकली आप डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। इफ इन एनी ट्रस आर एप्रिसिबल डिफॉर्मेशन, अगर कोई ट्रस में एक डिफॉर्मेशन हो गया विच कैन बी ड्यू टू प्रॉपर ब्रेसिंग या प्रॉपर ब्रेसिंग के कारण हुआ, तो उससे क्या होगा, डिफॉर्मेशन के कारण भी स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, नो प्रॉपर, यहाँ पे देख सकते हैं कोई प्रॉपर ब्रेसिंग नहीं दिया गया है, इस तरह से कुछ देना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो गया। अगर बात करें कुछ टाइप ऑफ ट्रस को देख लेते हैं, तो सिंपल ट्रस क्या होता है, इन अ ट्रायंगल वेयर टू बार एंड वन जॉइंट आर प्रोग्रेसिवली एडेड टू फॉर्म अ ट्रस। एक ट्रायंगल है, इसमें क्या करना है, दो बार और एक जॉइंट, यहाँ पे एक जॉइंट हम देंगे और दो बार ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल में दो बार यहाँ पे और एक जॉइंट ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, ट्रस बना। तो इस ट्रस को बोलेंगे। फिर एक, अगर मान लीजिए हमको और एक्सटेंड करना होगा इसकी लंबाई को, लेंथ को, तो एक जॉइंट प्रोवाइड करेंगे और दो सिंपल बार प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, फिर एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा उसका। तो अगर एक जॉइंट और दो बार ऐड करके अगर हम ट्रस बना रहे हैं तो उस ट्रस को बोलेंगे सिंपल ट्रस। कंपाउंड ट्रस किसको बोलेंगे, टू सिंपल ट्रस कनेक्टेड बाय अ सेट ऑफ जॉइंट्स एंड बार। अगर दो सिंपल ट्रस को हम कनेक्ट करेंगे बाय सेट ऑफ जॉइंट्स एंड बार, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे कंपाउंड ट्रस। ठीक है, ये आपका सिंपल ट्रस हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंड ट्रस है, ये आपका एक सिंपल ट्रस, एक सिंपल ट्रस। तो हमने क्या किया, एक बार के हेल्प से इसको ज्वाइंट कर दिया, तो इसे कह देंगे कंपाउंड ट्रस। कम्प्लेक्स ट्रस क्या होता है, देयर इज नो जॉइंट वेयर ओनली टू बार्स मीट। ऐसा कोई भी जॉइंट नहीं होगा जो सिर्फ जहां पे सिर्फ दो बार मीट करेगा, मतलब हर जॉइंट पे क्या होगा, तीन जॉइंट मीट कर रहा होगा। एक जॉइंट यहाँ पे तीन बार है, यहाँ पे तीन बार है, यहाँ भी तीन बार है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं एक दो तीन, तीन बार, यहाँ भी तीन बार, यहाँ भी तीन बार। तो हर जॉइंट पे अगर दो मतलब बार मीट नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रस। ठीक है, ट्रस हैविंग मेंबर्स विच क्रॉस ओवर ईच अदर और मेंबर्स दैट सर्व एज साइड फॉर मोर देन टू ट्रायंगल्स आर लाइकली टू बी इंडिटरमिनेट। ये बोला है कि ट्रस हैविंग मेंबर्स विच क्रॉस ओवर ईच अदर, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेगा। ठीक है, जो दैट सर्व एज अ साइड फॉर मोर देन टू ट्रायंगल्स, जो दो ट्रायंगल का साइड फॉर्म कर रहा है, आर लाइकली टू बी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो इंडिटरमिनेट हो जाए। ठीक है, अगर बात करें डिफरेंस बिटवीन एस डी एंड एस आई, मतलब स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन सफिशिएंट और ऑप्टिमलाइज। जो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा वहां पे जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगा वो सफिशिएंट होगा उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, लेकिन स्टैटिकली इनडिटरमिनेट के केस में वो इनसफिशिएंट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन। वहीं जो बीएम बेंडिंग मोमेंट जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल होगा, यहाँ पे डिपेंडेंट होगा। बेंडिंग मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शन एरिया, सेक्शन एरिया से भी इंडिपेंडेंट होगा बेंडिंग मोमेंट। इन केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ये डिपेंडेंट होगा। स्ट्रेसेस आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू टेम्परेचर चेंज एंड लैक ऑफ फिट, तो लैक ऑफ फिट हो गया, फिट नहीं हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस कारण से कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा इन द केस ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। वहीं इन द केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो क्या होगा, वहां पे स्ट्रेस कॉज करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेम्स और बीम्स के केस में। पिन कैन नॉट ट्रांसमिट मोमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, दस प्रोवाइड एक्स्ट्रा कंडीशन समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0। अब अगर इंटरनल पिन और हिंज लगा है तो पिन क्या करता है, वो मोमेंट ट्रांसफर नहीं करेगा, तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन देखने को मिला कि समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0। ठीक है, बार विथ पिन एट द इंच एंड, ये क्या हो गया, ठीक है, इनकेपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मोमेंट एज वेल एज हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, ना ही हॉरिजॉन्टल फोर्स ट्रांसमिट करेगा ना ही मोमेंट ट्रांसमिट करेगा। टू एडिशनल कंडीशंस आर समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ h इज इक्वल टू 0। लोडिंग टाइप, जनरल लोडिंग हैज बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो जनरल लोडिंग है उसके पास दोनों डेवलपमेंट होगा, जाहिर सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा। लेकिन वर्टिकल लोडिंग कंडीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बीम्स बट नॉट फ्रेम्स। वही बीम के लिए अगर वर्टिकल लोडिंग कंडीशन इंपॉर्टेंट किसके लिए हो जाएगा, बीम के लिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग ही इन जनरल लगता है, कभी कभी हॉरिजॉन्टल लोडिंग भी लगता है, लेकिन फ्रेम्स के केस में ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, वहां पे रिएक्शन दोनों ही कंपोनेंट डेवलप होगा। ठीक है, open tree like structure cannot concept used for finding indeterminacy। तो indeterminacy फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है।
ट्रीज हैव ओनली वन रूट। तो कंसेप्ट क्या है कि ट्रीज के पास सिर्फ एक रूट होता है और ट्रीज कैन नॉट हैव क्लोज्ड लूप्ड ब्रांच। ट्रीज के पास कोई क्लोज्ड लूप ब्रांच नहीं हो सकता है। तो ये दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम इनडिटरमिनेसी फाउंड करने के लिए। ठीक है। अनस्टेबल और डिफिशिएंट स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ देयर आर नॉट सफिशिएंट नंबर ऑफ restraints, the structure undergo rigid body movement upon application of small displacement। तो अनस्टेबल या डिफिशिएंट स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी मतलब इफ देयर आर नॉट सफिशिएंट नंबर ऑफ restraint, कोई सफिशिएंट नंबर ऑफ restraint नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है अंडर, तो क्या हो सकता है उसमें रिजिड बॉडी मूवमेंट हो सकता है अपॉन एप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट प्रोफाइल नॉट बेंडिंग। यहाँ पे अगर मैकेनिज्म फॉर्म कर गया, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, जो स्ट्रेट प्रोफाइल बनेगा, बेंडिंग यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। ठीक है। रीस्ट्रेनिंग मूवमेंट्स जॉइंट अगर हम देखें, द कंसेप्ट रिलेट्स टू मेकिंग स्ट्रक्चर कंप्लीटली रिजिड एंड देन एनालाइजिंग इट फॉर इंटरमिनेसी। जैसे कि प्लेन फ्रेम है, तो उस केस में अगर यहाँ पे पिन दिया हुआ, बीच में पिन दे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा एम डैश माइनस वन। एम डैश क्या होगा नंबर ऑफ मेंबर्स ज्वाइनिंग द हिंज पॉइंट। तो तीन मेंबर ज्वाइन कर रहा है, तीन माइनस वन मतलब दो। ठीक है। तो दो आपका एक्स्ट्रा इंटरमिनेसी आ जाएगा। स्पेस फ्रेम में क्या होगा एम डैश माइनस वन इंटू थ्री कर देंगे। ठीक है। कंसेप्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन ऑफ मेंबर्स भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है। आर एच एंड एम आर द रिस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक रिजिड। ठीक है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन, एक मूवमेंट और एक आर एच, मतलब रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये रिक्वायरमेंट होगा टू मेक द स्ट्रक्चर रिजिड। आर एच आर द रिस्ट्रेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक रिजिड। यहाँ पे सिर्फ इसको रिजिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में क्या है मूवमेंट अलाउ है। ठीक है। यहाँ पे रोलर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे आर एच अगर प्रोवाइड कर देंगे सिर्फ, तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा रिजिड बन जाएगा। आरवी इज द रिस्ट्रेंट, इस केस में सिर्फ वाई डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ है, तो उस केस में आरवी हो जाएगा। ठीक है। रिजिड फ्रेम्स क्या होता है? इन प्लेन फ्रेम एवरी मेंबर कैरीज थ्री फोर्सेस, बीएम, एसएफ, एक्सियल फोर्स। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू 3m मेंबर प्लस आर सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है। एट ईच जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज इक्वल टू 3j। हर जॉइंट मतलब जॉइंट पे क्या होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगा रिजिड फ्रेम के केस में 3j, मतलब जो दो जॉइंट है तो 3 इंटू दो क्या आएगा 6 आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो, एम जीरो, डी एस इक्वल टू क्या होगा इन केस ऑफ रिजिड फ्रेम, तो 3m प्लस आर, मतलब एक मेंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई और एक बेंडिंग रोटेशन और आर रिएक्शन हो गया, तो ये आपका अननोन फोर्सेस आ जाएगा। और एक जॉइंट पे 3 रिएक्शन डेवलप हुआ है, मतलब इक्वेशन आएगा तो 3 इंटू जे, तो 3m प्लस आर माइनस 3j। अगर बीच में अगर मान लीजिए पिन दिया हुआ है, हिंज दिया हुआ है, 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस m डैश माइनस 1, सबको जोड़ करके वो भी हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। where m dash is the number of member hinged it, तो ds इक्वल टू क्या होगा 6m, इसको अगर प्लस r माइनस 6j इन केस ऑफ स्पेस फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है। डीके क्या होता है? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम ही बोलते हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को। ये क्या होता है द नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो कितना अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है उसको बोल देंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो रिजिड जॉइंट ऑफ प्लेन फ्रेम, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया एक जॉइंट पे 3 होगा, एक एक्स में, एक वाई में और थीटा में 3 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। एट अ रिजिड जॉइंट द इंक्लूडेड एंगल रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। रिजिड जॉइंट में क्या होता है जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो देख लिया हमने प्लेन फ्रेम का रिजिड जॉइंट। अब देखेंगे स्पेस फ्रेम का रिजिड जॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 रोटेशन एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड और 3 ट्रांसलेशन एक्स वाई जेड। अगर प्लेन फ्रेम है तो प्लेन फ्रेम का अगर पिन ज्वाइंटेड होता है तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा ऐसे चूंकि मोमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो डिजाइन रोटेशंस आर नॉट कंसीडर्ड इन प्रोसेस। यहाँ पे सिर्फ 2 होता है, याद रखिएगा एक्स और वाई में। ठीक है। वही स्पेस फ्रेम में 3 होगा एक्स वाई जेड में, रोटेशन अलाउ नहीं होता है इसमें। फ्री एंड है अगर यहाँ पे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, एक एक्स में मोमेंट में, वाई में और थीटा में। रोलर सपोर्ट है तो सिर्फ इस तरह से, अगर रोलर सपोर्ट है तो सिर्फ एक्स में और एक थीटा, वाई में अलाउ नहीं होगा। ठीक है। अगर हिंज या पिन सपोर्ट है तो यहाँ पे एक ही डिफॉर्मेशन अलाउ है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में सिर्फ एक होगा थीटा, एक्स और वाई में अलाउ नहीं है। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स और वाई में नहीं होगा। अगर ज्वाइंट सपोर्ट है
ठीक है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है मान लीजिए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। वर्टिकल शियर हिंज है, ये आपका शियर हिंज है, तो यहाँ पे सिर्फ एक अलाउ है वाई डायरेक्शन में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 हो जाएगा डेल्टा वाई। अगर हॉरिजॉन्टल शियर हिंज है, यहाँ पे सिर्फ 1 होगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। अगर डैम्पर सपोर्ट है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा एक्स। अगर स्प्रिंग सपोर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हो जाएगा थीटा और डेल्टा एक्स। रिएक्शन विल रिसेस डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डीवी इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, मोमेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स रिलीज ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर फोर्स रिलीज किया जाता है, जैसे कि इंटरनल मोमेंट हिंज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हिंज देकर उसको रिलीज कर दिया है। ईच मेंबर कनेक्टेड टू हिंज कैन हैव इट्स ऑन रोटेशन। तो हिंज से जो जितना भी मेंबर जुड़ा हुआ है सबका अपना एक रोटेशन होगा, इन एडिशन टू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के अलावा अपना एक रोटेशन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हिंज दिया हुआ है, तो जितना भी मेंबर इससे कनेक्टेड है, 1 2, सबका क्या है कि यहाँ पे अपना रोटेशन इंडिविजुअली होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे 5 रोटेशन एंड 2 ट्रांसलेशन। ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल शियर रिलीज है, तो डेल्टा x1 डेल्टा x2, क्योंकि x डायरेक्शन में दोनों ही मेंबर का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक डेल्टा y आएगा और थीटा आ जाएगा। अगर वर्टिकल शियर रिलीज है तो डेल्टा y1 डेल्टा y2 वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं, रिलीज करते रहे, तो जो मेंबर है वो अलग अलग, दोनों मेंबर अलग अलग डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो डेल्टा y1 हो जाएगा, डेल्टा y2 हो जाएगा और थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 थीटा x और y। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन डेल्टा x1 डेल्टा xy1 वर्टिकल डेल्टा y। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डी के इक्वल टू क्या होगा, 52 कंसिडरिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम तो 52 आ जाएगा। अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या करेंगे, हम जितना मेंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 50 इंटू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करने के बाद कहा जाएगा तो क्या होगा, इसे हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डीके ऑफ दिया हुआ प्लेन फ्रेम। ठीक है, तो सिमिलरली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डीके इक्वल टू आ जाएगा 9, प्लेन फ्रेम्स है। रोटेशंस आर नॉट कंसीडर्ड इन ट्रस, द ओनली पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ट्रस आर एक्सियल डिफॉर्मेशन। सिर्फ क्या है, डिग्री ऑफ आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन है, हेंस द इक्वेशंस ऑफ नेग्लेक्टिंग एडी डू नॉट अराइज इन पिन जॉइंटेड ट्रस। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ 4 6 8, 1 यहाँ 9। ठीक है, डीके का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होगा nj माइनस सी, एन होगा 3 फॉर डीजे जॉइंट फॉर प्लेन फ्रेम है, अगर स्पेस फ्रेम है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, m इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स हो गया यहाँ पे, तो ये सब आपका आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे चैप्टर्स जो कि है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।